मुझसे ये कहते हैं कि जी आपने इजाज़त नहीं मांगी। मैं बस ये गुजारिश आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जब हबीब जालिब साहब की नज़म इन्होंने पढ़ना शुरू की तब इन्होंने रिटर्न मुझसे इजाज़त मांगी। आप इतनी मजबूर होगी कि आपने ठेला लगा लिया? मैंने पीसीओ के ऊपर 2 साल जॉब की और मैं पैदल जाती थी और पैदल आती थी, किराया भी नहीं होता था मेरे पास। जो मैं कमा के लेके जाती थी मैं अपनी वालदा को देती थी, जो रात में रोटी पकती थी वही सुबह हम लोग खाते थे। तो मैंने फिर यही सोचा कि ये जो गाड़ी है अपनी चीज़ें रख के वो सेल करती रहूँगी। मैंने वहाँ पे वो रखना शुरू किया और लोग आए हैं, मुझे पहचाना। जब अंधेरा होता है तो रात को 7-8 लोग आते हैं और वो आके धमकी लगाते हैं कि जी ये ढाबा किसने लगाया है? तो मेरी भतीजी ने कहा कि मैंने लगाया हुआ है, कल आप यहाँ पे नजर ना आए, आपका ढाबा तोड़ दिया जाएगा, चीजें तोड़ दी जाएंगी, उठा के ले जाएंगे। थोड़ी देर बाद पीछे से कोई बंदा आता है तो मुझे आकर कहता है मैडम बात सुने, ये पीरा फोर्स वाले लोग थे, आप ऐसा करें 5000 हफ्ता दे दिया करें इनको। थोड़ी देर बाद एक और बंदा आता है, वो कहता है कि आप ना 1000 रुपये हमें दे दिया करें रोजाना का, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आप ना मरीम नवाज की तस्वीर एक ऊपर लगाएं एक नीचे लगाएं, फिर तो कोई आपकी तरफ आएगा ही नहीं। जालिब साहब की कसम खा के कह रही हूँ, अपने बाप की कसम खा के कहती हूँ कि मैंने अभी उनके साथ भी कोई जिक्र नहीं किया, उनको भी नहीं बताया कि मैं ये ढाबा लगा रही हूँ। मेरी ज़बान जो है ये मेरा साथ नहीं दे रही थी कि मैं गवर्नर साहब से कहूँ कि मुझे एक कैंटीन बना दें, एक ढाबा बना दें। 32 साल हो गए हैं, मैं तब से जद्दोजहद करती आ रही हूँ, मेहनत करती आ रही हूँ, अपने घर को मेहनत से मजदूरी करके घर को चलाते आ रही हूँ। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुमने यहाँ पर ठेला लगाया? अगर तुमने ठेला लगाना है तो एमसीएल वालों को भी भत्ता देना पड़ेगा, पीरा फोर्स वालों को भी भत्ता देना पड़ेगा, और इस सब के साथ और क्या करना पड़ेगा? मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर उस बोर्ड पे लगानी पड़ेगी तुम्हें, जो तुमने अपनी उस ठेले के सामने रखनी है। ये मुझे नहीं कहा गया, ये हबीब जालिब साहब की बेटी हैं, अवामी शायरा हबीब जालिब, और अवाम को बेदार करने की उन्होंने कोशिश की है। अवाम को बेदार करने की इतनी उन्होंने कोशिश की कि वो कई दफा, यानी 1 दर्जन से भी ज्यादा दफा जेल में रह चुके हैं, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने हक और सच बोला। यही काम आज हबीब जालिब साहब की साहबजादी कर रही हैं, और उनके साथ भी जुल्म किया गया है। उनका ठेला भी वहां से हटवा दिया जाता है, और बाकायदा तौर पर अब ये घर बैठी हुई है, कोई काम नहीं है इनके पास। इनसे बात करेंगे, सारा वाकया जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम बड़ा अफसोस है मुझे, हम किस मुल्क में रहते हैं। एक अजीम शायर, ऐसा शायर जिसने अवाम को बेदार करने की कोशिश की और फिर दर्जनों दफा उसको जेल में डाला गया, और आज आपके साथ जुल्म किया जा रहा है। मैं क्या अल्फाज बयान करूं, आप खुद ही बताएं क्या मामला है। बहुत अच्छा किया उन्होंने मेरे साथ जुल्म किया, और मैं पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हूँ। ये जितनी बार भी मेरे पर जुल्म करती हैं, मैं उतनी बार उससे ज़्यादा कहीं दर्जे में स्ट्रांग हो जाती हूँ। तो ये जो मर्ज़ी मेरे साथ करते रहें, मुझे वो मेरा अल्लाह ऊपर देख रहा है। और हबीब जालिब साहब ने ये इस अवाम के लिए लिखा, इस मतलब इस जो दुनिया में गरीब तबका है, बल्कि पूरी दुनिया में जो ज़्यादती होती है, ये गरीब तबका, फ़कीर, गरीब, अवाम, मज़दूर, एक रेहड़ी वाले के लिए, एक ख़वातीन के लिए, उसके साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं, उन्होंने उसको बेदार करने की उसको कोशिश बेदार की। करने के लिए उनके हक़ में जालिब साहब ने मारें भी खाई, जेलें भी काटी, और उन्होंने अपनी बीवी बच्चों का जो मुस्तकबिल है, अपनी 5 बच्चियों को साइड पे रख के उनका मुस्तकबिल दाँव पे लगाकर पाकिस्तान की आवाम की बच्चियां जो हैं उनके लिए लिखा, उनके हक के लिए, उनके हकूक़ की खातिर ये लिखा। ठीक, तो मैं भी तो उनकी बेटी जब हूँ। हबीब जालिब साहब इस दुनिया से गए, आपके पास इतना पैसा नहीं था। लोग तो ये समझते हैं कि शोरा कराम को करोड़ों रुपया हो जाता है और उनकी 7 नस्लें बैठकर खाती हैं, और आप इतनी मजबूर होगी कि आपने ठेला लगा लिया। ये ठेला मैंने शुरू से नहीं लगाया। जालिब साहब की जब डेथ हुई है, जालिब साहब फ़िल्मों के गाने लिखते थे। जी बिल्कुल। फ़िल्मों के गाने लिखने के बाद हमारा घर उन गानों में से, गानों लिखने पे जो पैसे मिलते थे ना, जी। हमारा घर चलता था। हम्म। हबीब जालिब साहब ने कभी किसी से कुछ नहीं लिया, ठीक है। ना ही कोई डिमांड की। हालाँकि हबीब जालिब साहब को बहुत सारी डिमांड्स होती रही हैं, और उनको ठुकरा के वो अवाम के लिए, अवाम की खातिर, अवाम के हक में लिखते रहे, और हमें इज्जत की, हलाल की कमाई खिलाते रहे। और जब उनकी डेथ होती है 93 में, जी।
तो मैं मैट्रिक में थी, मैंने मैट्रिक नहीं किया। तो मेरी पढ़ाई भी दांव पे लग गई, क्योंकि मेरी माँ, मेरी बहनें, मैं उनका अपनी माँ का बाप भी बन गई, बहनों का भी सहारा बन गई। और मैंने पीसीओ के ऊपर 2 साल जॉब की। पीसीओ के ऊपर? पीसीओ के ऊपर 2 साल जॉब की मैंने। वहां पर तो मर्द हजरात आते हैं, वो फिर जाहिर है हद से तजावुज भी करते होंगे, बुरी नजरों से भी देखते होंगे। खातून पीसीओ पर जॉब करती रही है? बिल्कुल, बड़ी खामोशी से। मैंने कभी उस वक्त मैंने तारुफ नहीं करवाया कि मैं हबीब जालिब की बेटी हूँ। मेरे सर पे पाँव तक चादर होती थी और मैं पैदल जाती थी और पैदल आती थी, किराया भी नहीं होता था मेरे पास। जो मैं कमा के लेके जाती थी मैं अपनी वालदा को देती थी, जो रात में रोटी पकती थी वही सुबह हम लोग खाते थे। तो बड़ी इज्जत से हमारी माँ ने हमें बहुत स्ट्रॉन्ग किया। मेरे जो वालिद साहब, जो मेरे दादा थे, वो जुफ्त साथ थे, वो जूती के ऊपर तिल्ले का काम करते थे, वो भी मजदूर थे। मेरी जो दादी थी वो गली गली, गांव गांव एक छाबड़ा रख के ऊपर, सर के ऊपर परांदे, अजारबंद और इस तरह की दालें, ये चीजें बेचा करती थी। तो मैंने भी अपनी वालदा से यही सीखा, यही बताया, यही उन्होंने कहा कि बेटा मेहनत कर लेना। तो मैंने मुख्तलिफ ड्राइविंग सेंटर्स पे जॉब की और फिर मैंने जो करीम है वो 6 साल चलाई, वो ख़त्म हुई। तो फिर अब इन ड्राइव में चला रही थी, वो भी इसलिए बंद की कि पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। तो मैंने फिर यही सोचा कि ये जो गाड़ी है सुजुकी एवरी, इसमें मैं चीज़ें पका के, सारा सामान रख के, करीम ब्लॉक जो है, जो ग्राउंड का जो पार्किंग एरिया है गाड़ियों, जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं मस्जिद के बिल्कुल सामने, वहाँ पे मैं 4 फुट का फट्टा रख के, तो वहाँ पे अपनी चीज़ें रख के वो सेल करती रहूँगी। मैंने वहाँ पे वो रखना शुरू किया, लोग आए हैं, मुझे पहचाना, मुझसे बात की कि जी आप कौन हैं? आप एक बंदे ने कहा तो आप हबीब जालिब साहब की बेटी, हमने आपको पहचान लिया। वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से था कोई बंदा, वो आया, उसने मुझे अपना अभी तारुफ नहीं करवाया था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यहाँ पे मैं ये लगाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा आप लगा लें, कोई ऐसी बात नहीं है, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप लगा लें। मैं 4 घंटे वहाँ पे खड़ी रही, अपना सेल किया। लड़कियाँ आई हैं, औरतें आई हैं, मर्द आए हैं, उन्होंने अपना वो खाना खाया। क्या बिरयानी वगैरह थी? दाल चावल थे, उबले चावल और चिकन दाल थी। रायता था, अचार था, सैलेड था, चाय थी। बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है। वो मैं जब अंधेरा होता है तो रात को 7-8 लोग आते हैं, बड़े गुस्से में आते हैं आके। मैं फ़ोन सुनने के लिए गाड़ी में गई हूँ, मेरी भतीजी ढाबे पे बैठी हुई हैं और वो आके धमकी लगाती हैं कि जी ये ढाबा किसने लगाया है? तो मेरी भतीजी ने कहा कि मैंने लगाया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जी आप ये ढाबा उठा लें, अपनी फिर जिम्मेदार आप खुद होंगी। और ये उन्होंने कहा कल ढाबा लगाने पर, ढाबा लगाने पर कल आप यहाँ पे नजर ना आए, आपका ढाबा तोड़ दिया जाएगा, चीजें तोड़ दी जाएंगी, उठा के ले जाएंगे। ठीक है। मैं बाहर आती हूँ, मुझे वो बताती कि ये हुआ। मैंने कहा ये कौन था, क्या मतलब वो ये जी ये कह के गए हैं सारा कुछ। मैं बैठ जाती हूँ तो फिर मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि मुझे तो ये कहा गया कि आप यहाँ पे आराम से बैठे, कोई मसला नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा। थोड़ी देर बाद पीछे से कोई बंदा आता है तो मुझे आकर कहता है मैडम बात सुने, ये पीरा फोर्स वाले लोग थे, आप इनके साथ नहीं लड़ सकती। आप ऐसा करें 5,000 हफ्ता दे दिया करें इनको। रिश्वत 5,000 रुपए हफ्ता। 5,000 रुपए हफ्ता रिश्वत दे दें पीरा? हाँ, पीरा फोर्स है या गुंडा फोर्स है? गुंडा फोर्स है। ये दे दिया करें उनको और आपको कोई कुछ नहीं आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इनको देख लूंगा, मैं रोक लूंगा इनको। मैं फिर सोच में पड़ जाती हूँ कि अभी मेरा पहला दिन है, मैं इनके लिए कमाऊंगी, इनको दूंगी या घर लेके जाऊंगी, क्या करूंगी? मुझे तो किसी की तरफ में लगा के नहीं दिया, कुछ किसी ने को मेरी हेल्प नहीं की। मैंने ये कर्ज लेके ये सारा काम मैंने लगाया है, ये अपना भट्टा, ये ढाबा। थोड़ी देर बाद एक और बंदा आता है, वो कहता है कि ओ मैडम जी तानू नहीं बताएगा कि इन्होंने किस तरह गल करनी है, तुझे बेफिक्र। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से एक बंदा आता है, एमसीएल का बंदा है। हाँ जी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, हाँ जी बिल्कुल वही। तो मुझे कहता है कि जी आप ना 1,000 रुपये हमें दे दिया करें रोजाना का। तो ये भी रिश्वत है? ये भी रिश्वत, भत्ता। तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप बहुत बड़े बाप की बेटी हैं, हम रोक लेंगे, हम देख लेंगे, आप बेफिक्र हो जाएं। अल्लाह। फिर वो मुझे साथ ही कहते हैं कि आप ना ऐसा करें, आप ना एक मरियम नवाज की तस्वीर एक ऊपर लगाएं, एक नीचे लगाएं, फिर तो कोई आपकी तरफ आएगा ही नहीं। ठीक है।
भाई मैं तो वजह मरियम नवाज साहिबा ने वो ठेला लगवाया नहीं आपका? नहीं नहीं, मैंने पैसे खुद उन्होंने दिए? नहीं, मैंने फिर खुद क्यों? अपने पास से कर्ज लेके ये सारी चीजें एक एक चीज खरीदी है, ठीक है, वो मैं सारा मैंने खुद लगाया। फिर 3 जून को ये कहते हैं ना, इन्होंने एप्लीकेशन दी है, लीगल तरीके से नहीं आई। मैंने 3 जून को एप्लीकेशन दी डीसी ऑफिस। फिर मैं वहां पर चक्कर लगाती रही, टाउन हॉल से मुझे कॉल आती, मैं वहां पे गई हूँ, उनसे बात और जिधर आप एप्लीकेशन दे रही थी उनको पता था हबीब जालिब की बेटी है? हाँ पता था। तो आपके साथ अगर ये रवैया रखा जा रहा है, एप्लीकेशन के ऊपर मेरा नंबर लिखा हुआ है, एप्लीकेशन के ऊपर मेरी आईडी कार्ड का नंबर लिखा हुआ है, एप्लीकेशन के ऊपर मेरे वालिद साहब का नाम लिखा और है, आप मेरा खुद देने जा रही हैं? हाँ मैं खुद गई हूँ। तो आपके साथ अगर ये रवैया रखा जा रहा है तो एक आम बंदा जब जाएगा उसको तो ये अपनी पाँव में बिठाते होंगे। भाई मैं यही तो बात कर रही हूँ ना, मैं यही तो बात कर रही हूँ कि मैं हबीब जालिब की बेटी हूँ, मुझे ये अब स्पेशल जो है ये वो फेवर दे रहे हैं, वीआईपी मूवमेंट आ रही है बाहर, फिर घर के बाहर? घर के बाहर मेरे लिए नाश्ता लेके आ रहे हैं, मुझे ये कह ये रहे हैं। सारा वाकया होने के बाद जब सोशल मीडिया पर मामला हाईलाइट हुआ उसके बाद अब उसके ये बाद ये प्रोटोकॉल दिया जा रहा है आपको। प्रोटोकॉल मुझे दिया जा रहा है। ये क्यों दिया जा रहा है कि मैं हबीब जालिब की बेटी हूँ। उस मजदूर को के पास क्यों नहीं जाते ये, जिसका ये ढाबा तोड़ देते हैं, जिसको ये मारते हैं, जिसको ये कहते हैं कि जी आप हमें इतना भत्ता दें, उसको मारते पीटते उसकी सारी चीजें उठा के ले जाते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं, उसके पास ये सुबह नाश्ता लेके क्यों नहीं जाते। उस औरत को जो अपने हाथों में उठा के सारा सामान औजार बंद वो क्लिप वो जुराबें ये सारी चीजें हाथ में उठा के वो बेच रही होती हैं, उनको ये मारते पीटते हैं, उनको ये गालियां निकालते हैं, उनके पास ये क्यों नहीं जाते, उनको ये वीआईपी प्रोटोकॉल क्यों नहीं देते। क्या वो हबीब जालिब की बेटी नहीं है? उनके पास आवाज नहीं है बोलने को उनके पास, हाँ, क्योंकि वो हबीब जालिब की बेटी नहीं है इसलिए। ठीक है, वो बच्चा जो है छोटा सा 12-13 साल का बच्चा जो गुब्बारा लेके कंधे पर रख के डंडे के साथ लगा के वो बेच रहा है, उसके डंडे के साथ लगे हुए गुब्बारे उठा छीन लेते हैं और बैग उतार लेते हैं, जिसका बाप फैसलाबाद का रिहायशी है, वो जला हुआ है और वो बेचारा बच्चा खड़ा हुआ है और रो रहा है। मैंने उसको 1000-1500 रुपए मेरे पास जो भी था मैंने उस बच्चे को दिए। उस बच्चे के को क्यों नहीं देते ये, उसका बैग उसको क्यों नहीं देते, उसको क्यों नहीं पूछते, उसको खाना क्यों नहीं देते, उसको प्रोटोकॉल क्यों नहीं देते। मैं सर बात ये है कि मैं आपकी बात काट रहा हूँ, यहाँ पर मुझे हबीब जालिब साहब का एक शेर याद आ रहा है जो खास तौर पर मैं पढ़ना चाहूंगा एमसीएल वालों के खिलाफ, उनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ और पीरा फोर्स वालों को। हबीब जालिब साहब ने कितना खूबसूरत शेर आपके लिए लिखा है कि तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीन था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था, अगर वो रहा नहीं है तो आप भी नहीं रहेंगे। कितनी ऐसी फोर्सें आएंगी चली जाएंगी, खुदारा 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 दुआएं ले बदुआएं ना ले। अब इस खातून के जो हबीब जालिब साहब की साहबजादी हैं, इनके आंसू अगर आपको लग गए ना तो आपको इस दुनिया में भी चैन नहीं आएगा, आखिरत में भी चैन नहीं आएगा। हबीब जालिब साहब तो वो हैं जिन्होंने जेलें काट कर इस कौम को बेदार करने की कोशिश की। 1962 का जब आइन आता है ना तो तब वो उस आइन के खिलाफ जाते हैं और नज़म लिखते हैं, दस्तूर नज़म, जो आज भी अवानों में पढ़ी जाती है। और वो नज़म इतनी मकबूलियत हासिल करती है कि 2 साल बाद उनको पकड़कर झूठा मुकदमा करके हबीब जालिब साहब को जेल में डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद एक दफा नहीं, हर 10 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद उनको पकड़ पकड़ के झूठे मुकदमे करके जेल में डाला गया। 1983 जब आता है, ज़ियाउल हक साहब का दौर आता है, तब भी उनको पकड़ा जाता है, पकड़कर जेल में डाला जाता है, बाकायदा तौर पर उन पर तशद्दुद किया जाता है, उनको मारा जाता है, थप्पड़ मारे जाते हैं। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। ये हबीब जालिब साहब थे, यानी एक शोहरत रखने वाले शख्स के साथ आप ये सलूक कर रहे हैं तो आज उनकी साहबजादी के साथ भी आप वही सलूक कर रहे हैं। आज अगर हबीब जालिब साहब जिंदा होते तो वो पछताते ना कि मैंने इस कौम को इतना कुछ दिया। वो उन्होंने इस कौम के लिए इस 28 अब तो मेरा ख्याल है कि 26, 27, 28 करोड़ आवाम हो गई है। इस आवाम के लिए लिखा ये जो हमारे सियासतदान हैं, ये जो इस आवाम के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं, करते आ रहे हैं, और अब तो बहुत ज्यादा हद हो गई है। उनके हक में लिखा है, उनके लिए लिखा है, उनके लिए मारे खा के, लाठियां खा के जेलें काटी हैं, अपनी बीवी बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा दिया है। मुझे इस चीज का कोई वो नहीं है, दुख नहीं है। मेरे बाप का नाम इतना बड़ा नाम है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि उनका खून मेरे अंदर है, मैं उनकी बेटी हूँ। ये तमगा
बहुत बड़ा तमगा है बिल्कुल सही। ये एजाज बहुत बड़ा एजाज है। यहाँ पे मैं एक और बात करना चाहती हूँ कि अब मैं पीपल्स पार्टी के नायब सदर भी हूँ। अच्छा। हाँ जी, मैंने यकीन करें जालिब साहब की कसम खा के, इन्होंने तो पता नहीं यकीन करना कि नहीं करना, जालिब साहब की कसम खा के कह रही हूँ, अपने बाप की कसम खा के कहती हूँ कि मैंने अभी उनके साथ भी कोई जिक्र नहीं किया, उनको भी नहीं बताया कि मैं ये ढाबा लगा रही हूँ। अभी मुझे पता नहीं उनसे क्या सुनने को मिलेगा। बिल्कुल सही। मैं उनको भी, गवर्नर साहब के साथ मेरी 10 दिन हमारी मीटिंग होती रही है। मैं मेरी जबान जो है ये मेरा साथ नहीं दे रही थी कि मैं गवर्नर साहब से कहूं कि मुझे एक कैंटीन बना दें, एक ढाबा बना दें। ठीक है मैडम, दस्तूर नज़म हम सुनना चाहेंगे, आप अपनी जुबान में सुनाइएगा अपने वालिद की लिखी हुई नज़म। और आज के जो माहौल है पाकिस्तान में, जो सूरत हाल बन चुकी है, उस पर बड़ी वो फिट बैठ रही है। मैं उन ताजरान के लिए जिनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं, जिस बाप को, ताजिर को और उसके बेटे को पैरा फोर्स वाले मार के लेके जा रही हैं, उस रिक्शे वाले को जिससे 1 लाख रुपए लिया इन पैरा फोर्स वालों ने, उस रिक्शे वाले के लिए, उस औरत के लिए जो बाजार में वो चीज़ें बेच रही है, उस बच्चे के लिए जो यहाँ पे कंधे पे रख के गुब्बारा बेच रहा है, वो बाबा जी जो सफ़ेद दाढ़ी वाले जिसको पैरा फोर्स वाले गालियाँ दे रहे हैं, उनके लिए, उस गरीब के लिए, मैं अपने लिए मैं अपने लिए नहीं कर रही, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं हबीब जालिब की बेटी ज़रूर हूँ, लेकिन मैं उस गरीब अवाम के लिए, उस गरीब तबके के लिए, मजदूर के लिए मैं खड़ी हूँ। मैं उनके लिए, अगर मेरी वजह से उनका कुछ हो जाए तो मैं ये उनकी शुक्रगुजार रहूंगी। ये मेरा कलाम उनके लिए है। दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को, जेल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, दीप जिसका महल्ला ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले। वाह 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 वाह, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। ऐसी जबरदस्त नज़म उन्होंने लिखी और आपने उसको जिस तरह बयान किया, तो एक आम आदमी जब इस तरह की नज़म सुनता है, उसके अंदर जज्बा पैदा होता है कि इस मुल्क के लिए मैंने कुछ करना है और इस मुल्क को तब्दील करने की कोशिश करनी है, बेहतरी के लिए लेके जाना है। इस पे मैं आपकी बात काट रही हूँ, आई एम सॉरी। इस पे हमारे जो वज़ीर आला हैं, जो अब वज़ीर आज़म हैं, शहबाज शरीफ साहब, वो भी जालिब साहब की नज़म पढ़ते रहे हैं। मुझसे ये कहते हैं कि जी आपने इजाज़त नहीं ली, इजाज़त नहीं मांगी, फट्टा क्यों लगाया, ढाबा क्यों लगाया। मैं बस ये गुजारिश आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आवाम से पूछना चाहती हूँ, सवाल करना चाहती हूँ, क्या ये जब हबीब जालिब साहब की नज़म इन्होंने पढ़ना शुरू की, तब इन्होंने रिटर्न मुझसे इजाज़त मांगी है, या मुझसे कहा कि मैं आपके वालिद साहब की नज़म पढ़ने लगा हूँ, आपकी इजाज़त है? बड़ी बात की है जी इन्होंने कहा है कि जब एक ठेला लगाना हो तो वो कहते हैं हमसे इजाज़त लें। तो मेरे वालिद की विरासत है, वो जो नज़म उन्होंने लिखी, अब ये ऐवानों में पढ़ते हैं तो मेरे से इजाज़त लेते हैं। क्या ये मुल्क सिर्फ उनका है, इनके वालिद का, या इन्होंने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं इनका इस मुल्क पर कोई हक नहीं है? ये सिर्फ ठेला लगाकर अपनी हलाल की रोजी भी नहीं कमा सकते। अब जब ये तमाम तर मामला सोशल मीडिया पर हाईलाइट होता है, उसके बाद वो आपको प्रोटोकॉल भी दे रहे हैं और मुबैना तौर पर घरों के बाहर आकर बाकायदा तौर पर एक गश्त किया जा रहा है, आपको सिक्योरिटी दी जा रही है। जी, मुझे वो मेरे घर की तस्वीरें ही ले रहे हैं और यहाँ पे तकरीबन घंटा आके MCL वाले यहाँ पे आके खड़े हो रहे हैं, मेरे लिए नाश्ता लेके आ रहे हैं। क्या मुझे ये बताइए,
वो जो जिनकी दुकानें तोड़ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं और उनसे भत्ते ले रहे हैं, उनको सामान उनका तोड़ रहे हैं, क्या उनको ये वीआईपी प्रोटोकॉल दे रहे हैं कि क्या ये उनके लिए सुबह नाश्ता लेके जाते हैं कि हमने आपका इतना नुकसान कर दिया, हमने हमने आपका सामान तोड़ दिया है, तो हम आपके लिए आप आज आपके घर रोटी नहीं पकी तो हम आपके लिए नाश्ता लेके आए हैं। बिल्कुल ठीक। तो आप असल में अगर आपने बिकना होता या कुछ ऐसे उनके साथ सुलह करनी होती तो आप अब तक कर मुझे चुके कुछ थे। नहीं चाहिए, खुदा के वास्ते, मुझे खुदा की कसम, मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे इनसे। और मुझे ना तो कोई सिखा रहा है ना पढ़ा रहा है, मैं खुद अपनी मर्जी से मैंने ये काम स्टार्ट किया और मैं शुरू दिन से 32 साल हो गए हैं, मैं तब से जद्दोजहद करती आ रही हूँ, मेहनत करती आ रही हूँ, अपने घर को मेहनत से मजदूरी करके घर को चलाते आ रही हूँ। मुझे किसी ने तब से मुझे किसी ने सिखाया या समझाया, ये अब ये मुझे ये लोग कह रहे हैं कि मुझे किसी ने सिखाया होगा या किसी ने आपको इस तरफ लगाया है, कोई एजेंडा है ये मेरा। लोग बातें कर रहे हैं। हाँ जी, मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे पीपल्स पार्टी वालों ने बिल्कुल भी मेरा उनके साथ बातचीत नहीं हो रही, 10 दिन हो गए हैं, आप जैसे मर्जी चेक कर लें। मुझे उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा, मुझे बिल्कुल उनकी तरफ से कोई, मैंने बल्कि अभी उनसे किसी से भी बात नहीं की। जो हमारे सदर हैं फैसल मीर साहब, मैंने उनसे भी बात नहीं की, उनको भी नहीं बताया कि मेरे साथ ये सारा कुछ हो रहा है। और बताएं। आप सिर्फ चाहती ये हैं कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी गरीब बंदे के साथ ना हो, इस ना वजह हो, से आप डटी हुई हैं। बिल्कुल ना हो, क्योंकि मेरे साथ नाम लगा हुआ है तो मुझे इसलिए ये प्रोटोकॉल मिल रहा है। ठीक है, वो लोग फिर मुझे कहेंगे ना, बुरा भला कहेंगे कि जी हबीब जालिब साहब के बेटे के लिए तो आपने कर दिया, उनके लिए कानून नहीं है, तो हमारे लिए हमें क्यों, हमारा क्यों नुकसान ये किया, हमारी क्यों चीजें तोड़ी जाती हैं, हमसे क्यों भत्ते लिए जाते हैं, हमारा सामान क्यों तोड़ दिया जाता है, हमें क्यों नहीं ना, हमारे लिए क्यों नहीं नाचते आते। यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूंगा, हो सकता है वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा को ये पता ही ना हो कि एमसीएल वाले, पीरा फोर्स वाले क्या कर रहे हैं। ये उनकी अगर वो इजाजत वीडियो देख रही हैं तो आप उनको क्या कहना चाहती हैं? मैं उनको यही कहना चाह रही हूँ कि उनकी इजाजत के बगैर, उनकी हिमा के बगैर पेरा फोर्स वाले बिल्कुल भी नहीं ये कर सकते, उनकी इजाजत के बगैर नहीं कर सकते। और इतने इतने भत्ते ले रहे हैं, इतने इतने पैसे ले रहे हैं, तोड़ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ये सारा कुछ ये हमारा कानून कहाँ पे है? ये क्या कानून इनके लिए नहीं है कि ये जो गरीबों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनका नुकसान कर रहे हैं, उनको अपनी इज्जत की रोटी नहीं कमाने दे रहे, ये कानून उनके लिए नहीं बना? ये पीरा फोर्स वाले, ये जो गुंडे हैं, सही बात, ये उनकी इजाजत से ही हो रहा है। मैडम अवाम बड़ी आपको पसंद करती है, आपसे मोहब्बत मैं करती उनकी है। शुक्रगुजार हूँ, मैं उनकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, मैं उनको सलूट पेश करती हूँ, मैं उनको सलाम पेश करती हूँ, मैं उनको, मुझे पता है कि वो मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं। मुझे इस हुकूमत से कुछ भी नहीं चाहिए, कसम से मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इतनी बेइज्जती होने के बाद मैं अभी भी इनसे कुछ लूंगी, अभी भी मुझे कोई होगा कि ये मेरे लिए कुछ करेंगे, मैं जो भी है मैं खुद सोचूंगी कि मैंने क्या करना है, अब किस तरह से घर को चलाना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। मैडम यहाँ पर आखिर में थोड़ी सी बात मैं अभी जालिब साहब के साथ के हवाले से करना चाहूंगा, उनके बारे में थोड़ा बताइएगा। आप उनके साथ रही, कितना अरसा आप उनके साथ रही और किस तरह की जिंदगी गुजारी उन्होंने आपके साथ? बहुत बाप के तौर पर कैसे थे? बहुत बाप के तौर पे बहुत शफीक, बेटियों के साथ तो वो बहुत प्यार करते थे। और जो उनकी लाइफ मैंने देखी खुद अपनी आंखों से। संत नगर का घर फ्लैट था एक, वहां पे पुलिस जो होती थी वो मैंने पुलिस देखी। अच्छा। और अपने बाप को गिरफ्तार होते देखा, जेल में देखा, अपनी माँ को अदालतों में देखा, उनके पीछे जेलों में जाते हुए मुलाकात करते हुए देखा। हमारे सहन में पुलिस खड़ी हुई, हमारे छत पे पुलिस है, हमारी गली में पुलिस है। ये इतना खौफनाक मंजर जो हमने देखा है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। और मैं अपने वालिद साहब की शेव करती थी। अच्छा। हाँ जी, मैं करती थी, उनकी टांगे दबाना, उनका मेरी बड़ी बहन जो थी, उनका जब वो बाहर जाया करते थे अपना मुशायरे पे, किसी प्रोग्राम में वो इनवाइट होते थे, तो उनकी सारी पैकिंग मेरी बहन करती थी बड़ी। वो सारा कुछ जो है टाइम हमारे साथ 1 से या 2 घंटे वो हमारे साथ गुजारते थे, बाकी वो सारा टाइम अवाम का होता था, क्योंकि वो अवाम के शायर थे, उनको खिताब दिया गया अवामी शायर का। जी।
अच्छा, एक वाकया है कि वो चांद रात को भी गिरफ्तार हुए थे, अगले दिन ईद थी। हाँ जी। चांद रात को भी उनको सिर्फ इस अवाम के लिए जेल में जाना पड़ा। तो जेल में जब वो गए तो जेल में जाकर उनको रोका गया कि आप जेल में बैठकर नज़म नहीं लिख सकते। हाँ उन्होंने अपनी कितनी किताबें जेल में लिखी हैं। ठीक लेकिन है। उनको बाद में फिर रोक दिया गया कि आप जेल में भी नहीं लिख सकते। वो भी ये इस तरह से होता था कि उनके दोस्त जब जालिब साहब को मिलने के लिए आया करते थे, तो वो एक पेन और कॉपी पे भी पाबंदी थी, पेन के ऊपर भी पाबंदी जेल में थी। पेन और कॉपी नहीं लेके जा सकते। नहीं लेके जा सकते थे। वो फिर उन्होंने सिगरेट की पन्नियों के ऊपर, माचिस की पन्नियों के ऊपर वो शेर नज़्में लिखा करते थे, छुपा कर। और कोई दोस्त उनको मिलने के लिए आता था या कोई मतलब मेरी वालदा मिलने के लिए जाती थी, तो वो उनको छुपा के वो दे देते थे कि ये मेरे दोस्त को दे महफूज देना, कर लो। महफूज कर लो, मेरे दोस्त को दे दो, वो छपवा देते थे। इस तरह से जालिब साहब ने जेल में बैठ के बहुत किताबें लिखी, रुके नहीं। इतना उन पर जो है वो जुल्म बर्बरियत की लेकिन वो रुके नहीं। बहुत दबाव था उनके ऊपर। अगर आज आपके वालिद जिंदा होते तो आप उनके साथ क्या शिकायत उनको करती? मैंने शिकायत करनी ही नहीं थी, उन्होंने हमारे ऊपर ये ऐसा वक्त आने ही नहीं देना था। नहीं, आज के दौर की बात कर रहा हूँ, आज के दिन की बात। आज के दौर में मैंने खुश होना था, मैं अब भी खुश होती हूँ। मैं तब भी खुश थी कि जब जालिब साहब की डेथ हुई, उनका इतना नाम है, उन्होंने इस कौम के लिए अपना आप कुर्बान कर दिया, अपना जिंदगी उनके नाम वक्फ कर दी थी, जेलें काटनी, मारें खा रही, इस अवाम के लिए हमें बहुत खुशी है। मैं इतने बड़े बाप की बेटी हूँ, मुझे फख्र है, मेरे पास इतना बड़ा ओहदा है कि मैं हबीब जालिब की बेटी हूँ। ये बहुत बड़े सारे अवार्ड से ये सबसे बड़ा ओहदा मेरे पास है। बहुत शुक्रिया मैडम आपके टाइम का। ये थी जी हबीब जालिब साहब की साहबजादी ताहिरा हबीब जालिब। इनके बारे में आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।